नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। बड़ी खबर ही आपको दिखाते चले। सबसे पहले आपको ले चलेंगे और लेह में आप देखिए किस तरह से एक और बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर लेह में 3 दिन बाद पहली बार कर्फ्यू में राहत दी गई है। केवल 1 से 3 बजे तक यहां बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। बाजारों में हल्की फुल्की भीड़ है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने जनता से नियमों का पालन करने का आग्रह कर दिया है। बताते चले कि जिला प्रशासन ने 3 दिन बाद लेह में कर्फ्यू में आज पहली बार राहत दी है और इसके तहत आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने और जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। तो शहर में इस दौरान थोड़ी बहुत हलचल देखी गई। लोग राशन और दवाइयां खरीदते नजर आए। हालांकि सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी रही और बताते चले कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो प्रशासन ने जनता से अनुरोध किया है कि कर्फ्यू के दौरान भी सभी नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। राहत के इस दौरान में ही आप देखिए किस तरह से लोगों को बड़ी राहत तो इस दौरान मिली है, लेकिन अपने घरों से बाहर निकलकर राहत की सांस लोगों ने ली है। शहर के सामान्य जीवन की झलक दिखाई दी और हालात अब आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जम्वाल ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहां हुई हिंसा और उसके बाद उपद्रवियों पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी पूरी साझा की है कि किस तरह से उपद्रवियों पर यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। क्योंकि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्हें डिटेन भी किया गया और उसके साथ साथ गिरफ्तारियां भी की गई है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लेह के बाजार आप देखिए कुछ हद तक यहाँ खुल चुके हैं। 3 घंटे की ढील दी गई है। 1 बजे से 3 बजे तक का समय रखा गया था, जिसमें रोजमर्रा का सामान आप खरीद सकते थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि सौहार्द बनाकर रखिए, किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा बलों की सड़कों पर तैनाती कर दी गई है। अभी 24 सितंबर को जो एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो कि इससे पहले लद्दाख हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी और उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, तोड़फोड़ हुई, आर्सन हुआ और उसके नतीजे में 4 कीमती जानें चली गई और बड़ी संख्या में हमारे सिविलियंस, हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो जख्मी हुए। हमने देखा कि एक उसमें इंक्रीज आई, जिस किस्म के बयान दिए गए, जिस किस्म के जो वहां पे वीडियो वायरल किए गए, जिसमें हमें लगता था कि लॉ एंड ऑर्डर को काफी खतरा है। और उसमें हमने पुलिस कार्रवाई भी की उन दिनों में। जब भी हमें लगा, हमने उसमें एफआईआर भी रजिस्टर किए। और 24 तारीख को, जबकि 25 और 26 को एक प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी प्लान थी दिल्ली में और यहाँ के जो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के, वो जाने वाले थे। सरप्राइजिंगली 24 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए। और सडनली जो ये ग्रुप जो है 5-6 हजार के लोग जो हैं, उन्होंने जो है मार्च किया और बाहर जो जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस हैं, उनको बड़े मैसिव तरीके से डैमेज किया, स्टोन पेल्टिंग की। और जहां पे जो हमारी फोर्सेस लगी थी, जो उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए लगी थी, इन फोर्सेस इंस्टीट्यूशंस की, और वो अंदर थी प्रेमिसेस में, उनके ऊपर अटैक किया गया। आपको वीडियो फुटेज आपने देखी होंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर को घेराव करके उसमें आग लगा दी गई के करीब का वाकया जब ये वायलेंस शुरू हुई। पर हमने 4 बजे तक इसको कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल लेके आ गए और एक जो है कर्फ्यू वगैरह नॉफिस किया गया, फोर्सेज लाई गई और जो बाकी रिलीफ है उसके लिए हमने काम किया। टोटल जो इंजर्ड थे, जो सीवियरली इंजर्ड हमारे पुलिस पर्सनल थे, उसमें 17 सीआरपीएफ के थे, 15 लद्दाख पुलिस के थे। पर बाद में जब हमने देखा जो माइनर इंजरीज जो बाकी डिप्लॉयमेंट थी हमारे ओवरऑल सिटी में, हमारा नंबर कोई 70-80 के करीब पहुंचा। उसी तरीके से कोई 70-80 के करीब जो है सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए। उसमें जो 7 जो थे वो सीरियस थे, क्रिटिकल थे। एक क्रिटिकल जो लड़की थी उसको एयरलिफ्ट करके नेक्स्ट डे डेली एडवांस जो मेडिकल अटेंशन के लिए भेजा गया। और अभी जो है कुछ 6-7 लोग जो हैं लद्दाख हॉस्पिटल में जो हैं वो है, पर वो रिकवर कर रहे हैं सारे। मैं आपकी तरफ से पूरे लद्दाख को ये मैसेज देना चाहता हूं, लद्दाख पुलिस आप ही का अंग है। मैं खुद यहाँ पे दूसरी बार पोस्टिंग कर रहा हूं। मैं लद्दाख की साइकी को जानता हूं, मैं लद्दाख की कॉन्शियस को जानता हूं। इस किस्म का जो है वायलेंस जो है लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार हुई है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि लद्दाख के लोग जो हमेशा से
पुलिस का साथ देते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते रहे हैं। एक वन ऑफ सिचुएशन है और इसमें लोगों को भी जिनसे मैं मिल रहा हूं सभी इसमें शर्मिंदा है। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इस किस्म की वायलेंस होगी। और मेरा मैसेज लद्दाख के लोगों के लिए यही है, लद्दाख पुलिस आपका हिस्सा है और आपकी सुरक्षा के लिए। एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर डिप्टी सीएम का केंद्र पर अन्याय का आरोप देखिए किस तरह से लगा दिया गया। यानी कि डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। लद्दाख के गुस्से को सरकार नहीं समझ पाई है, इस वक्त की बड़ी खबर। और डिप्टी सीएम की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। लेह हिंसा की कड़ी निंदा की गई, प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। जनता की आवाज अनसुनी करना खतरनाक है, ये बड़ा बयान जारी किया गया है। बताते चले कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ अन्याय करने का गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ पहले ही दगा किया गया है, अब लद्दाख के लोगों की आवाज और गुस्से को भी अनदेखा किया जा रहा है। जम्मू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चौधरी ने लेह में हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सरकार पूरी तरह विफल हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता बार बार अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रही है तो केंद्र सरकार क्यों चुप है। और सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जनता को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। दूसरी बात कि आप जब लद्दाख के लोगों को आज इतने साल हो गए, जब जम्मू 2019 से लेके आज तक 2025 तक जैसे आपने जम्मू कश्मीर को लारा लगाया हुआ है, ये लारों लपों से सरकारें नहीं चलती। आपने अगर एक वादा किया था वहाँ के लोगों को, जो भी वादा किया था वो आपको पता होगा, दिल्ली की सरकार को पता होगा कि उन्होंने क्या वादा किया था लद्दाख के और करगिल के लोगों को, और जो वादा आपने किया था आज तक वो पूरा क्यों नहीं किया। अगर आपने उनको एक अश्योरेंस दिया था वो अश्योरेंस फुलफिल क्यों नहीं किया। सेम सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में से जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे कहा था कि डिलिमिटेशन पहले कराएंगे, डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन जैसे हो जाएगा हम स्टेट का दर्जा देंगे। आज 1 साल होने वाला है सरकार को बने हुए, अभी तक स्टेट का दर्जा नहीं दिया। ये क्या है? आप कब तक लोगों को दबा के रखेंगे, कब तक लोगों को जेलों में डालेंगे? क्या सोचते हैं कि सोनम वांगचुक को जेल में डालने से क्या वो लद्दाख की बात खत्म हो जाएगी? हम नहीं कहते कि लद्दाख के लोगों ने जो वहाँ कानून को अपने हाथ में लिया वो गलत बात है, वो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक अनरेस्ट तो उन लोगों में था, एक गुस्सा तो उन लोगों में था। इस गुस्से को खत्म करने की जरूरत थी। जब देश की आज़ादी 1947 में पाई गई अंग्रेजों से, क्यों लोग लड़े, क्यों लोगों ने कुर्बानियां दी थी? इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को बनाने के लिए क्यों अपनी जानें कुर्बान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवानों ने 23 साल उम्र में अपनी जानें कुर्बान कर दी। किस लिए की थी? उनको एक गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आज हिंदुस्तान की सरकार का बहुत बड़ा फ़र्ज है कि देश में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेट के दर्जे के साथ साथ नौजवान रोजगार के लिए गांव-गांव भटक रहा है, शहर भटक रहा है, आपके दरवाज़ों तक भटक रहा है। और आप लोगों के चैनलों में भी वो लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें छोटा मोटा कोई हम पीएन ही रख लो, तो लेकिन आप लोग भी कहाँ से रखोगे? इसलिए आज आप देखें तो कोविड के बाद जो प्राइवेट बिजनेस है, चाहे मॉल थे, चाहे वो दुकानें थी, चाहे वो इंडस्ट्री थी, हर जगह मुलाजिम की कर्टेलमेंट हुई है। तो इसलिए आज बच्चों में उस नौजवान जो पढ़ लिख के आज पोस्ट ग्रेजुएट है, जिन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ कर ली हैं, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा एक गुस्सा तो आएगा। तो लिहाजा अभी भी वक्त है। मैं दिल्ली की सरकार से अपील करूँगा कि आप जो लद्दाख के और करगिल के लोगों से जो वादा आपने किया था उस वादे को निभाइए। ये मीटिंगें दर मीटिंगें नहीं चलेंगी, वही तारीख पे तारीख, वो एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख। ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम हो गया, मीटिंग पे मीटिंग। भाई मीटिंगों से निकलता क्या है? कम से कम मीटिंगें बात। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि 2014 से पहले एक कल्चर था, जब भी कोई मीटिंग होती थी इतने बड़े लेवल की तो उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग होती थी। आजकल प्रेस ब्रीफिंग वो कल्चर ही खत्म हो गया, मीडिया को बताया ही नहीं जाता कि भाई हमने मीटिंग में क्या डिस्कस किया। तो इसलिए ये मसला जो है आज जम्मू कश्मीर, चाहे वो लद्दाख है चाहे करगिल है, अगर आपने हमें हमारा स्टेटस तोड़ा, हमारा स्टेट तोड़ा, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को आप स्टेट का दर्जा बहाल।
जम्मू कश्मीर के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया। इस अवसर पर 50 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें 1000 से ज्यादा नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए गए। इस दौरान मिशन युवा ऐप और पोर्टल पर जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया गया और साथ ही युवा उद्यम जो फेस्ट है इसके विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। तो कार्यक्रम में मिशन युवा की लाभार्थियों को सेक्शन लेटर भी, ये सिलेक्शन लेटर की बात हो रही है, वितरित किए गए। पोर्टल जब मैं लॉन्च कर रहा, देखिए जम्मू कश्मीर में आज रोज़गार की बहुत ज़रूरत है और पिछले 11 साल से कोई रोज़गार के कोई ऐसे मौके नौजवानों को नहीं दिए गए जिससे वो रोज़गार अपना लगा सकें, कोई काम कर सकें। हम भी मानते हैं कि हर आदमी को जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बट वो लोग अगर जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उनके लिए सरकार का फ़र्ज है कि कोई ऐसे हालात बनाने या कुछ ऐसी स्कीम्स लानी जिससे उन बेरोजगार बच्चों को रोज़गार मिल सके। तो लिहाजा आज युवा मिशन का यहाँ जो ऐप है, क्योंकि मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने चंद महीने पहले ये युवा मिशन का लॉन्च किया था और आज अब क्योंकि ये काम हमारा थोड़ा सा शुरू हुआ है, कुछ लोगों को हमने अथॉरिटी लेटर्स दिए हैं जिनके लिए युवा मिशन के तहत जो नए लोग अपना कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और उसी सिलसिले में आज जम्मू के अंदर ये प्रोग्राम युवा मिशन का यहाँ रखा गया है। एक मेगा फेयर जॉब्स के लिए रखा गया और यहाँ बार कोई 60 कंपनियाँ जो हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आई हुई हैं और वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हैं और बच्चों को उनकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी कोई ज़रूरत है उन इंडस्ट्रीज़ को बच्चों को वो बता रहे हैं। और उसकी सैलरी के लिए भी मैंने कईयों को पूछा सैलरी क्या है इनकी और इन बच्चों के जॉब की सिक्योरिटी का है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पूछी हैं और मैंने डायरेक्टर साहब भी उनको भी कहा है कि ये चीज़ पे हमने वॉच भी रखनी है कि जो ये वादा ये कंपनियाँ जो इंडस्ट्रीज़ बाहर बैठी हैं इन बच्चों को लगाने के लिए, ये जो आज मेगा जॉब फेयर है उसके लिए कोई कल ये ना हो यहाँ ये बात करें कि हम लगाएंगे, कल इन बच्चों को लगाएं ना, ये एक ड्रामा नहीं होना चाहिए, हकीकत होनी चाहिए। तो लिहाजा ये युवा मिशन जो हमने लगाया इसमें काफ़ी सारी तरक्की हुई और मुझे खुशी है आज आपको बताने में कि अभी चंद महीने पहले ये लॉन्च हुआ। 18 जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक अभी तक 48,000 लोग जो हैं इन्होंने अप्लाई किया है और जिसमें से आज भी 27,000 लोगों का आपने अप्रूव किया है हमने, और जिसमें से 5,000 के 6,000 के बीच में बच्चों का उनको बैंक से वो लोन दिया भी गया है, उनको फ़ायदा हुआ भी, उनका भी काम शुरू भी हुआ है। तो लिहाजा एक अच्छा मिशन है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस मिशन को पढ़ना चाहिए। जो आज जो ऐप पब्लिक पोर्टल जो मैंने लॉन्च किया है इसके तहत एक सिंगल क्लिक पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसका आप फ़ायदा उठाएं उस पोर्टल से भी। और दूसरा मैंने अपने ऑफिसरांस को कह दिया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या हमारे स्टेट ऑफिसर हैं, कि आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पॉलिटेक्निक्स, ITI, इवन के प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जो भी हैं हर जगह आप लोग जाइए और लोगों बच्चों को गाइड करिए, इस युवा मिशन का मकसद बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि इसका अच्छा रिजल्ट आएगा और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस युवा मिशन से फ़ायदा होगा। और इसमें आप जो पत्रकार लोग हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस युवा मिशन का पूरा पंपलेट ले के मेरे डिपार्टमेंट से आप अपने अपने चैनल में चलाइए, क्योंकि ये बड़ा भले का काम है, गरीबों के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहां आप बाकी लोगों की ऐड चलाते हैं, इसको मुफ्त चलाइए, क्योंकि ये लोगों के फ़ायदे के लिए है और इसका आपको दुआ ही मिलेगी। और आप लोग भी हमें इसमें पूरी मदद करेंगे, डिपार्टमेंट को सहयोग करेंगे इस युवा मिशन को कामयाब करने। चलिए अब आपको सीधा उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। आस्था के नाम पर तोड़-फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा एक
एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा, व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। ये जानते हुए कि पर्व और त्योहार, उत्साह और उमंग का समय होता है, हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ, समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना, ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। एक और एक डबल इंजन की सरकार विकास करा रही है। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति, हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। आप याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया का टूरिस्ट यहां पे आएगा, विकास श्रावस्ती का होगा। लेकिन कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग तालीमानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं।
वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश, और विकास कराना जानता है। अगर यहां सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है, वह भी जानती है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस योजना के साथ हमें बढ़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, श्रावस्ती ने विकास के इन प्रतिमानों को आगे बढ़ाया है। अभी मैंने यहां पर माता सीता द्वार के इस पावन मंदिर में, महर्षि वाल्मीकि के इस पावन आश्रम में आकर के देखा है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया, उसका लोकार्पण किया, तो उसका नामकरण भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही किया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हमारी आस्था है महर्षि वाल्मीकि में। पहला संस्कृत का मौलिक ग्रंथ रामायण के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको दिया है, जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती पर उत्तर प्रदेश में अवकाश होगा और हर देव मंदिर में रामायण का पाठ होगा। ये सरकार वहां पर आयोजित करने के लिए पूरी सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी। बहनों और भाइयों, अभी मैं आया हूं यहां से केसरगंज के उन क्षेत्रों से जहां पर भेड़िया का आतंक है, और मैंने कहा है जिन लोगों के पास मकान नहीं होगा, सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, उन सबको एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे। श्रावस्ती के भी, बहराइच के भी, बलरामपुर के भी, गोंडा के भी, जो भी ऐसे लोग होंगे सबके घर में सबको उपलब्ध करवाएंगे। जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा उसको राशन कार्ड भी मिलेगा, जिसके पास उपचार के लिए सुविधा नहीं उसको आयुष्मान कार्ड या मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा देंगे। राम फेरन जी जितना नाम देते हैं सबको हम पैसा देते हैं, सैकड़ों करोड़ तो इन्होंने केवल मुख्यमंत्री कोष से ही उपचार के लिए यहां श्रावस्ती के नागरिकों को उपलब्ध करवाया है। श्रावस्ती से हमने फ्लाइट चलाई थी तो राम फेरन जी ने यहां से तमाम कार्यकर्ताओं को उस यात्रा में अपने साथ सहभागी बना करके वायु दर्शन भी कराया था, कैसे हवा में उड़ा जाता है, यह भी देखने को हमने देखा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप चिंता मत करिए, ये डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान भी करेगी, विकास भी कराएगी, आपका सुरक्षा भी करने के लिए प्रतिबद्ध है, आपके सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के एक नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है। विकसित उत्तर प्रदेश आने वाली पीढ़ी के अगले 22 वर्ष के अंदर कैसा उत्तर प्रदेश हमें चाहिए।
उस उत्तर प्रदेश के लिए। और मैं आप सबसे कहूंगा, हमने 12 सेक्टर तय किए हैं। शिक्षा,